नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 6वां और 7वां लेक्चर पढ़ेंगे। ये दोनों लेक्चर काफ़ी छोटे छोटे थे तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया है, एक ही में मिला दिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है एग्रोनॉमी का, इसका फ्यूचर में स्कोप क्या है एग्रोनॉमी का आने वाले फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, आईसीआर ने कितने भागों में बांटा है, प्लानिंग कमीशन ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है कितने कितने, ये सब का बारे में पढ़ेंगे। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले क्या है एग्रोनॉमी का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रोनॉमी इज डेराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एग्रोस। एग्रोनॉमी जो है वो एक ग्रीक वर्ड एग्रोस से बना है जिसका अर्थ होता है फील्ड, एंड नॉमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड के मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। अब देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी डील्स विथ साइंटिफिक फैक्ट इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट इन व्हिच क्रॉप आर प्रोड्यूस। कह रहा है कि एग्रोनॉमी का जो सिद्धांत होता है वो डील करता है साइंटिफिक फैक्ट को इन्वायरमेंट के रिलेशन के साथ में, मतलब कि इन्वायरमेंट के रिलेशन के साथ साथ साइंटिफिक तरीके से जब हम खेती करते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझो। हम साइंटिफिक कल्टीवेशन कर रहे हैं, हमने हाइब्रिड सीड लाया, हम उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, ट्रैक्टर से जुताई करवा रहे हैं, हार्वेस्टिंग भी मशीन से करवा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, साइंटिफिक कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब हो गया साइंटिफिक कल्टीवेशन। उसके साथ इन्वायरमेंट भी, कि हाँ पानी ज़्यादा बरस रहा है तो हमने धान लगा दिया, पानी कम बरस रहा है तो हमने अरहर लगा दी, समझ पा रहे हो। और जैसे मिट्टी है, मिट्टी के हिसाब से, तो साइंस के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी साथ में ही रख के दोनों को एक साथ स्टडी की जाती है एग्रोनॉमी में। अब देखो, डेफिनेशन इसकी क्या कह रहा है। इन इट्स डेफिनेशन एज एन एग्रीकल्चरल साइंस डील विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन जो होती है, यह एक एग्रीकल्चरल साइंस है, ठीक, यानी कि कृषि विज्ञान है, जिसका सिद्धांत और इसकी प्रैक्टिस यानी कि क्रियाशैली जो है, इसकी क्रिया क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट पर आधारित है, यानी कि फसलों के उत्पादन और फील्ड मैनेजमेंट के साइंटिफिक तरीके को हम क्या कहते हैं, किसी फसल के उत्पादन को और खेत के मैनेजमेंट को, उसके उसके साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीकों को क्या कहते हैं, हम एग्रोनॉमी कहते हैं। अब देखो, एग्रोनॉमी इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, which deals with प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ सॉयल मैनेजमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ये क्या करती है, ये सॉयल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट, ये तीनों एक साथ करती है एग्रोनॉमी, ठीक। ये एग्रोनॉमी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। अब इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में, इन दिस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान के इस शाखा में, दैट डील्स विथ मेथड व्हिच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। इसी के अध्ययन से, एग्रोनॉमी के स्टडी से हम ये जान पाते हैं कि हम कौन से रीजन में कौन सी क्रॉप को ग्रो करें। जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे बरसात के मौसम में हम धान लगाते हैं, यूपी में भी बरसात के मौसम में धान लगाते हैं, ठंडी के मौसम में हम गेहूं लगाते हैं। तो इसको हमें पता कैसे चलता है, इसको हमें पता चलता है उसका करेक्टर जानने से, किसी भी फसल का करेक्टर जानने से, कि हाँ इस फसल को क्या चाहिए। जिसको पानी ज़्यादा चाहिए उसको पानी वाले मौसम में लगाएंगे, और जिसको ठंडी ज़्यादा चाहिए उसको हम ठंडी वाले मौसम में लगाएंगे। इस तरीके से इन्वायरमेंट भी हम उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट जानते हैं, और साइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। अब अगला क्या है,
बाउंड्रीज एंड स्किल, ये क्या है देखते हैं। क्रॉप मैनेजमेंट एंड इट्स साइंटिफिक स्टडी एग्रोनॉमी आर पार्ट ऑफ ए सिस्टम दैट कंप्रोमाइज द फिजिकल एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड लैंड। इसमें क्या होता है, क्रॉप मैनेजमेंट में कुछ चीज़ कुछ फिजिकल हैं और कुछ बायोलॉजिकल हैं, कुछ फिजिकल एलिमेंट हैं, कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट है। क्रॉप को मैनेज करने के लिए, जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उस क्रॉप को मैनेज करने के लिए मतलब उसमें सिंचाई, खाद, बीज, उर्वरक, कीट पतंग, इन सब से बचाना, समझ पा रहे हो। और इसमें ढेर सारी कल्चरल प्रैक्टिस जैसे निकाई, गुड़ाई, सिंचाई, ये सब करते हैं। तो इस क्रॉप मैनेजमेंट में कुछ होते हैं फिजिकल एलिमेंट और कुछ होते हैं बायोलॉजिकल। तो जो फिजिकल एलिमेंट है उसमें क्लाइमेट है, सॉयल है, लैंड है, इरिगेशन है, ये सब तो क्या हो गया फिजिकल एलिमेंट। एंड बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए वेजिटेशन एंड सॉयल द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड कंटेंट टू मार्केट्स, स्केल एंड प्रॉफिट, समझ पा रहे हो। एंड द सोशल सर्कमस्टेंस एंड प्रेफरेंस ऑफ दोज वर्क हार्ड, दोज हु वर्क। देखो ये पूरा पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम जब कोई क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि जिस रीजन में हम उगा रहे हैं, उस फसल का कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस रीजन की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का लैंड कैसा है, वहाँ का बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंस यानी कि उसका वेजिटेशन कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, रेड है, ब्लैक है, एलुवियल है, लोम है, सैंडी लोम है, उसका पीएच कितना है, ईसी कितना है, ये सब चीज़ देखते हैं। उसके बाद उसमें हम प्रॉफिट कितनी गेन करते हैं, मार्केट में डिमांड कितनी है। जैसे हम अगर कोई चीज़ उगा रहे हैं तो हमारा उगाने का एक ही तात्पर्य है, हमको प्रॉफिट चाहिए, ठीक। तो हमें प्रॉफिट चाहिए, तो अगर मार्केट में उसकी डिमांड होगी, प्रॉफिट मिलेगा, तभी तो हम उसकी कल्टीवेशन करेंगे। तो पहली बात तो प्रॉफिट हो गई। उसके बाद सोशल सर्कमस्टेंस, मतलब वहाँ का सोशल सर्कमस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे व्यवहारिक खेती का तात्पर्य होता है, मतलब सामाजिक खेती। जैसे हमारे बगल वाले ने धान लगाया तो हम भी देखा धान लगा दिए, बगल वाले ने गन्ना लगाया तो हम भी गन्ना लगा दिए, समझ पा रहे हो। इसी तरीके से जहाँ देखोगे, जहाँ एक आदमी अगर किसी एक आदमी ने लगा दिया केला, उसका केला ठीक ठाक से हो गया, एक बार केले ने सुने अच्छी खासी प्रॉफिट कमा ली, तब उसके बगल वाले जितने रहेंगे वो भी देखा देखी केला लगाएंगे। तो ये सब सोशल सर्कमस्टेंस एक डेवलप हो जाता है किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और धीरे धीरे लोग वही ग्रो करने लगते हैं, समझ में। तो यही सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पे कैसा वर्क होता है, जैसे अभी इधर बाराबंकी साइड में चले जाओ तो वहाँ पेपरमिंट की खेती बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल है और देखे देखा सब लोग करते हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर देखो एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है। एग्रोनॉमी इज ए डायनेमिक डिसिप्लिन इन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेनेट, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी क्या है? एक डायनेमिक डिसिप्लिन है, मतलब एक बहुत अच्छा एक डायनेमिक डिसिप्लिन है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पौधों के बारे में और इस प्लेनेट के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में हम जो और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके इसके क्यूरिकुलम को हम कायदे से समझने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, कैसे बना इस मिट्टी, ये मिट्टी कैसे बनी, इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट को कैसे लाया जाए, इस मिट्टी को कैसे सुधारा जाए, कौन सी क्रॉप ग्रो की जाए, क्रॉप में कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए कि क्रॉप में रोग कम लगे, क्रॉप में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं हम लोग और धीरे धीरे आगे होता भी जा रहा है। इसमें रिसर्च धीरे धीरे, जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक से एक धीरे धीरे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अब तो आ रहे हैं, कुछ बायो इंसेक्टिसाइड, मतलब वो फायदा भी करेंगे, क्रॉप मतलब कीड़ों को भी मार देंगे और अपना रेजिडुअल इफेक्ट भी नहीं डालेंगे, समझ रहे हो। और अब धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे रिसर्च बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी प्रोडक्शन की बढ़ रही है। एग्रीकल्चर के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में भी हम धीरे धीरे और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम खाद का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारी खेत अनुपजाऊ हो जाएंगे, केचुए मर जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं मिट्टी में पड़े रहते हैं ये सब मरने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हमको नॉलेज होता रहा है।
और धीरे धीरे भविष्य में ऐसे होता रहेगा। एग्रोनॉमी साइंस बिकम इम्परवेटिव इन एग्रीकल्चर इन द फॉलोइंग एरियाज। अब वो देखते हैं कौन कौन एरिया से है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन, मतलब हमको ये आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि जो क्रॉप हम उगा रहे हैं वो क्रॉप किस सीजन में उगेगी। कि अगर जैसे हमें धान उगाना है तो हमें खरीफ में उगाना है, अगर गेहूँ उगाना है तो रबी में, अगर हमें कुकर बिटेसी कद्दू वर्ग की फसल को उगाना है तो हमें जायद में उगाना है। इस सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक। कल्टीवेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप इज नीडेड व्हिच कुड बी मेड पॉसिबल ओनली बाय द एग्रोनॉमी साइंस। ये सब हमें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? एग्रोनॉमिक साइंस की वजह से हम ये सब जान पाए हैं कि हम कौन सी क्रॉप किस में उगाया जाए। ये दूसरी चीज़ है कि जब एग्रोनॉमी नहीं था आदिमानव के समय में, जब एग्रोनॉमी शब्द बना ही नहीं था, उस समय भी हम लोग ये जानते थे। तब वो कैसे जानते थे? व्यवहारिक ज्ञान के थ्रू जानते थे। समझ गए? जैसे हमने गेहूँ बो दिया, अब जब गेहूँ अच्छे समय से जम रहा है, जब कायदे से जमेगा तब हम समझ रहे हैं कि हाँ ये इस समय कायदे से जम रहा है, यानी कि यही समय इसके लिए फेवरेबल है। तो इस तरीके से हम एग्रोनॉमी के थ्रू हम जान पाते हैं। अब देखो, प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर नीडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कल्टीवेशन का, जिससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस होता है और यील्ड जो होती है वो ज़्यादा, यील्ड भी बढ़ जाती है और इकोनॉमिक रिटर्न भी अच्छा आता है। अब देखो, प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन का तात्पर्य ये है कि देखो, धान की हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक, पैडी की हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, गेहूं की डायरेक्ट सोइंग करते हैं, गन्ने की हम गन्ने का स्टेम लगाते हैं, समझ गए, उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। सबका प्रॉपर अलग अलग मेथड है, समझ गए। धान में हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, ठीक, इसमें गेहूं में हम बॉर्डर मेथड से इरिगेशन करते हैं, समझ गए, और गन्ने में हम फरो मेथड से इरिगेशन करते हैं, कहीं ट्रेंच मेथड, कहीं कुछ मेथड, सबका अलग अलग कल्टीवेशन है। तो इस कल्टीवेशन को हम कहाँ से पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी से ही पढ़ते हैं। इससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ हमें ज़्यादातर इकोनॉमिक रिटर्न भी मिलते हैं, यानी कि हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलने लगता है। अब देखो, अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी और उसका खेत में प्रयोग हैज नेसेसिटेड द जनरेशन ऑफ नॉलेज टू रिड्यूस द इल इफेक्ट ड्यू टू एक्सेस एप्लीकेशन एंड यील्ड लॉस ड्यू टू द अनसाइंटिफिक मैनर ऑफ एप्लीकेशन। कह रहा है कि जैसे जो खाद है, यानी कि जो जैव उर्वरक, जो ये उर्वरक हैं, चाहे डीएपी हो गया, चाहे CAN हो गया, जिंक हो गया, यूरिया हो गया, समझ पा रहे हो, डाई हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट या सुपर फॉस्फेट, ये सब जितने हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, इस फर्टिलाइज़र को एक हमें प्रॉपर अमाउंट में डालना चाहिए खेत में, नहीं तो ये अनसाइंटिफिक हो जाएगा। जैसे हमको 120 से 140 किलोग्राम नत्रजन 1 हेक्टेयर में चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं? 150-200 किलोग्राम नत्रजन दे रहे हैं। तो ये अनसाइंटिफिक है, ये एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वही हम खाते हैं, जो हम फसल उगाएंगे खेत में वही फसल हम अल्टीमेटली खाएंगे। तो उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होगा, उस चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, उसका रेजिडुअल इफेक्ट हमारे शरीर में जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और इसी को हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं कि कितना किस फसल में हम उर्वरक डालें जिससे उसका रेजिडुअल इफेक्ट कम से कम हो। अब अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड, जो हर्बिसाइड की अवेलेबिलिटी है वीड कंट्रोल करने के लिए, हैड लेड टू डेवलप्ड फॉर ए वास्ट नॉलेज अबाउट सिलेक्टिविटी, टाइम, मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे मान लो कि हमको हर्बिसाइड दे दिया गया, अगर हमें सबसे मेन चीज़ हर्बिसाइड बना कैसे? एग्रोनॉमी में हमने पढ़ा कि ये क्रॉप में ये वीड लगता है, इस वीड को ऐसे नष्ट किया जाएगा, फिर हमने हर्बिसाइड डेवलप कर लिया। अब उस हर्बिसाइड का कितना अमाउंट चाहिए, कौन सा हर्बिसाइड हम डालें और कितने अमाउंट में डालें, किस समय डालें और किस तरीके से डालें। जैसे कुछ होते हैं इरिगेशन के समय डाल दो, कुछ स्प्रे किया जाता है, कुछ डस्टिंग के थ्रू दिया जाता है, कुछ बुआई के समय ही डाल दिया जाता है, समझ गए।
और कुछ निकाई गुड़ाई करके निकाले जाते हैं। तो इन सब के प्रॉपर तरीके हमको कैसे पता चलते हैं? एग्रोनॉमी से ही पता चल पाते हैं। समझ गए? अब देखो अगला क्या है, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्ले ए ग्रेटर रोल इन प्रेजेंट डे क्राइसिस ऑफ वाटर डिमांड एंड एग्रोनॉमिक साइंस। आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई। हाउ मच टू अप्लाई मतलब हमें कितना पानी देना चाहिए, और व्हेन टू अप्लाई मतलब और कब देना चाहिए। कितना पानी दें और कब दें ये हम एग्रोनॉमी से ही जान पाते हैं। किस क्रॉप में हम कितना पानी दें और कब दें ये हमें एग्रोनॉमी से पता चलता है। कौन सी क्रॉप कितना मांगती है, क्योंकि हमको पता है इस समय जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर लेवल ज़्यादा नीचे जा रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं, इन साइंटिफिक मैनर में उपयोग कर रहे हैं। अगर हम स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन लगाएं तो हम पानी को बचा सकते हैं। तो इस बूंद बूंद इस समय में जब बूंद बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण है, जल बचाने का एक सरकार परियोजनाएं तमाम चला रही हैं जिससे पानी का वाटर लेवल ऊपर लाया जा सके, जो भूमिगत जल है उसका वाटर लेवल ऊपर लाया जा सके। तो इस समय वाटर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें कहाँ से मिलेगा? वाटर मैनेजमेंट के तरीके और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको हमें मिलेगा एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी हमें यह भी सिखाती है। अब इंटेंसिव क्रॉपिंग इज नीडेड टू द डे एंड प्रॉपर टाइम एंड स्पेस इंटेंसिफिकेशन, सॉरी ये दिख नहीं रहा था इसलिए गड़बड़ हो गया। इंटेंसिफिकेशन नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन बट आल्सो रिड्यूस द इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। ये कह रहा है कि हमें इंटेंसिव क्रॉपिंग की आवश्यकता है अब, और प्रॉपर टाइम में प्रॉपर स्पेस के तरीके से किया जाए, जिससे इन्वायरमेंटल जो हैजार्ड्स हैं, जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान हो रहा है उससे हम बच सकें। कि जैसे हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड इनका उपयोग हम कम से कम करें। समझ गए? फंगीसाइड का उपयोग कम करें। तो इस सब तरीके से हम जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हैं इनको हम कम कर सकते हैं। यानी कि जो इन्वायरमेंट को खराब जो हम पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाने का काम है, इसको कम से कम किया जा सके, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले और हम टिकाऊ खेती कर पाएँ। अब न्यू टेक्निक टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राई लैंड कंडीशन इज एक्सप्लॉयड बाय एग्रोनॉमी एंड फ्यूचर एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। देखो धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मॉइस्चर की कमी में, यानी कि अगर हम पानी ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं तो कम पानी में ही हम फसल को उगा पाएँ। तो नियर फ्यूचर हम ऐसी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छा मेथड है ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि इसमें पानी का यूज इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 90%। समझ गए? बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो पानी हमें कम लगेगा। तो हम ड्राई लैंड जहाँ पानी की जहाँ पानी की उपलब्धता कम है वहाँ भी हम खेती कर सकते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? एग्रोनॉमी से। तो ये हो गए आपके स्कोप। एक और है पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लोर फुल पोटेंशियल ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन व्हिच कुड बी मेड पॉसिबल ओनली बाई एग्रोनॉमी साइंस। मतलब कि किसी भी क्रॉप की अच्छी अच्छी वैरायटियों को डेवलप किया जाए और उन अच्छी वैरायटियों से प्रोडक्शन लिया जाए, ये हमें कहाँ से मिलता है? केवल एग्रोनॉमी से ही मिलता है। समझ गए? तो ये हो गया एग्रोनॉमी का स्कोप। ठीक, अब अगला देखो क्या है। अगला है कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट इन गुड शेप एंड यूटिलाइज एफिशिएंट मैनर टू nullify the present day labor crisis is further broadening the scope of एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के स्कोप को बढ़ाने में इस समय लेबर के और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज हम कैसे करें, इसको भी हम सीखते हैं एग्रोनॉमी में। मैक्सिमम यूज, जैसे हमारे पास ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लो हमें गेहूँ की खेती करनी है, तो गेहूँ की खेती करने के लिए हमने गेहूं लगा दिया। अब गेहूं से हमें तो गेहूं मिल गया तो हमने गेहूं बेच दिया। अब हमें गेहूं के साथ भूसा मिल गया, तो भूसे को हम क्या कर सकते हैं? भूसे को हम अपने यहाँ पशुपालन कर सकते हैं। पशुपालन में हम भूसा खिला रहे हैं। समझ गए? और
जब हम खेत में हमको काम लगेगा लेबर का, तो वही लेबर खेत में काम करवा लेंगे, और जब खेत में काम नहीं रहेगा तो उसी लेबर से हम पशुओं का भी काम कर लेंगे। तो समझ पा रहे हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्स का, जो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका अच्छे से अच्छा रिसोर्स का उपयोग कर पाएँ। ये हमें कहाँ से पता चलता है, एग्रोनॉमी से ही पता चलता है। अब देखो, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू efficient management of crop, livestock and feeding in a rational manner is possible only the knowing agronomic principles। एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल को जानने से ही हमें क्रॉप के मैनेजमेंट को, और क्रॉप के मैनेजमेंट के साथ साथ लाइव स्टॉक यानी कि जो पशु वशु हैं, चाहे मुर्गी पालन हो, भेड़ बकरी सूअर, ये सब पालन हो गया, और उनके खाने की पर्याप्त व्यवस्था, ये सब हमें कैसे होती है, एग्रोनॉमी से ही हम पता चलता है। जैसे अभी मैंने ऐसे बताया कि गेहूं की खेती करो, भूसा पशुओं को खिलाओ, और उसका जो गोबर हो रहा है वो खेत में डालो। समझ पा रहे हो, कायदे से पूरा कायदे से फार्म मैनेजमेंट, तो ये हम एग्रोनॉमी से ही जान पाते हैं। अब केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड एग एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस कनेक्टिंग फ्रॉम बिजनेस इज गिविंग प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये कह रहा है कि जितने भी हमारे पास फार्म मैनेजमेंट के तरीके हैं, चाहे वो खेती कर रहे हो, खेती के साथ साथ हम मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हो, या हम मुर्गी पालन कर रहे हो, खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं, इनका प्रॉपर एक मैनेजमेंट हो रहा है, और प्रॉपर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका एक कायदे से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उनका ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये सब हमें कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी से ही हमें ये सब मिलता है। समझ में आया एग्रोनॉमी से हम क्या क्या सीख रहे हैं? एग्रोनॉमी से हम ये सीख रहे हैं कि फर्टिलाइजर कितना डालें, किस मौसम में डालें, कब बुआई करें, कितना पानी डालें, कब डालें, कितनी सिंचाई करें, खेत में मिट्टी कैसे होनी चाहिए, कितना उसमें फर्टिलाइजर डालें, कौन सा इसमें रोग होता है, उसके लिए कौन सी दवा डालें। ठीक, ये सब ढेर सारी चीज़ें हम जानते हैं, और इससे हम सीखेंगे एग्रोनॉमी से। अब देखो, रीजन ऑफ एग्रोनॉमी ऑन अदर साइंस, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी टू अदर साइंस। एग्रोनॉमी का रिलेशन किस किस साइंस से है? देखो कैसे कैसे, बहुत ढेर सारे साइंस से एग्रोनॉमी का रिलेशन है। जैसे एग्रोनॉमी में हम खेती करेंगे तो ट्रैक्टर चलाएंगे, तो इसका उपयोग कुछ हो गया टेक्नोलॉजी से। उसके बाद क्रॉप का जब तक हम बायोलॉजी नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि क्रॉप को उगाना कब है, तो उसकी बायोलॉजी भी हमें बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट जब तक हम नहीं जानेंगे, इन्वायरमेंट साइंस, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन से क्रॉप कब उगा रहे हैं, उसमें कौन सी डिजीज लग रही है, यानी कि उसके मेडिकल भी हमें जानना चाहिए, यानी कि पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो ये सब एक रिलेटेड हैं एग्रोनॉमी से ही। ठीक, अब देखो, एग्रोनॉमी इज़ ए मेन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच है। इट इज सिंथेसिस ऑफ सेवरल डिसिप्लिन लाइक सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, क्रॉप इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये ढेर सारे इसमें क्या है, डिसिप्लिन है। जैसे सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि रसायन, एग्रीकल्चर क्रॉप फिजियोलॉजी, क्रॉप इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये ढेर सारे सब्जेक्ट एग्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं। अब देखो, द सॉइल साइंस हेल्प द एग्रोनॉमिस्ट टू thoroughly अंडरस्टैंड द सॉइल के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टू इफेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉइल एनवायरनमेंट। सॉइल एनवायरनमेंट सॉइल साइंस से हमें पता चलता है कि किसी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, और उसको हम किस तरीके से अच्छे उपयोग कर सकते हैं। और अगर मान लो कि मिट्टी की कंडीशन सही नहीं है तो किस तरीके से हम मिट्टी की कंडीशन को सही कर सकते हैं, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें सॉइल साइंस से पता चलता है। अब देखो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है, इससे एग्रोनॉमिस्ट जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल एनवायरनमेंट इन द प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। क्रॉप में केमिकल का क्या उपयोग है, जैसे मान लो यूरिया, डीएपी, इन सब का क्या उपयोग है क्रॉप में। अगर कोई दवा डाल रहे हैं रोग से बचने के लिए, कीट से बचाने के लिए या खरपतवार से बचाने के लिए, तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से पता चलता है। और जैसे लाइव स्टॉक है, जो हम पशु पाल रहे हैं, उन पशुओं में भी ढेर सारी बीमारियां लगती हैं,
और ढेर सारे कीड़े उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब को लिए हमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी हो गया, ये यहाँ सॉइल साइंस था, ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गया। अब आगे देखो, अगला है द क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड, ये क्रॉप फिजियोलॉजी ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड द बेसिक लाइफ प्रोसेस, जो पौधे की बेसिक लाइफ प्रोसेस है किसी क्रॉप की, टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लांट टू डिटरमाइन देयर इनपुट रिक्वायरमेंट लाइक न्यूट्रिएंट। अब हमें किस क्रॉप में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, जैसे हमने कहा कि व्हिपटेल बीमारी होती है फूल गोभी में मॉलिबेडनम की कमी से। तो हमें न्यूट्रिएंट का जब पता था, जब हमें पता चला न्यूट्रिएंट किस में कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि अगर गोभी की बुआई कर रहे हो तो मॉलिबेडनम भी खेत में डाल दो, और अगर आप सरसों की खेती मस्टर्ड की कर रहे हो तो सल्फर डाल दो, अगर गन्ने की खेती कर रहे हो तो सल्फर डाल दो, समझ में। गेहूं की अगर अरहर की खेती कर रहे हो या दलहनी फसलों की खेती कर रहे हो तो नाइट्रोजन कम डालो। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, क्रॉप फिजियोलॉजी से पता चलता है। क्रॉप फिजियोलॉजी से हमको उसकी फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है कि पौधा किस तरीके से अपना काम करता है, किस तरीके से अपनी ग्रोथ करता है, और इसमें न्यूट्रिएंट की कब आवश्यकता होगी। जैसे पौधा जब ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करता है तब हमें न्यूट्रिएंट देना चाहिए, जब पौधा धीमे धीमे ग्रोथ करता है उस समय हमें नहीं देना चाहिए, जब पौधे में ज़्यादा पानी की कमी हो तब हमें उसमें पानी देना चाहिए। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, क्रॉप फिजियोलॉजी से। अब द प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एसोसिएटेड एनवायरनमेंट इन व्हिच द क्रॉप ग्रोन लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर, टेम्परेचर, रेनफॉल। क्रॉप इकोलॉजी से मतलब होता है कि जो क्रॉप है और एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कौन सी क्रॉप कौन सा एनवायरनमेंट पसंद करती है, जैसे वो कितना टेम्परेचर चाहिए उस क्रॉप को, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, इन सब चीज़ों को हम कहाँ जानते हैं, क्रॉप इकोलॉजी में। उसके बाद फिर द बायोकेमिस्ट्री। सो द वे इन विच बायोकेमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन क्रॉप विच हेल्प टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल रिक्वायरमेंट टू फेवरेबल एक्टिविटी दिस फेवरेबली एक्टिवेट दिस प्रोसेस। ये कह रहा है कि कोई बायोकेमिस्ट्री हमें ये शो करता है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं क्रॉप में वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, किस तरीके से उनकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को ग्रो करने में। इन सब चीज़ों के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में समझते हैं। इकोनॉमिक्स पेव द वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस इन फार्मिंग। इकोनॉमिक्स से हमें ये पता चलता है कि कौन सी क्रॉप ग्रो करने पर हमें कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि होगी, या कौन सी क्रॉप ग्रो करने पे हमें ज़्यादा लाभ होगा, कौन सी क्रॉप ग्रो करने पे ज़्यादा हानि होगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं। अब देखो रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। एग्रोनॉमिस्ट वो होता है जो एग्रोनॉमी का जो काम करता है। एग्रोनॉमी का जो काम करेगा उसको क्या कहते हैं, एग्रोनॉमिस्ट। तो इसका क्या क्या काम होता है, इसका क्या रोल होता है। एग्रोनॉमिस्ट इज ए साइंटिस्ट। एग्रोनॉमिस्ट जो होता है वो एक साइंटिस्ट है। हु इज डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड अडॉप्टिंग recommending practices of better field crop production and soil management to get high yield and income। एग्रोनॉमिस्ट एक साइंटिस्ट होता है जो क्रॉप प्रोडक्शन में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है, और वो सॉल्यूशन फार्मर को बताता है जिससे फार्मर क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकें, अच्छे से सॉइल मैनेजमेंट कर सकें और ज़्यादा इनकम के साथ साथ ज़्यादा यील्ड भी प्राप्त कर सकें। तो ये एग्रोनॉमिस्ट करता है। और क्या करता है, एग्रोनॉमिस्ट एम टू ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग द नॉलेज ऑफ द बेसिक एंड अप्लाइड साइंस फॉर हायर क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रोनॉमिस्ट का इसका एक एम ये भी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें कम से कम लागत में, समझ गए। ज़्यादा जितने हमारे पास संसाधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। तो एग्रोनॉमिस्ट ये भी स्टडी करके बताता है किसानों को कि क्या क्या किया जाए, समझ में। अब देखो इन ए
ब्रॉडर सेंस मतलब बड़े सेंस में क्या है, एग्रोनॉमिस्ट इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर टू मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमिस्ट जो होता है ये लोगों को ये बताता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम कैसे फूड दें, कैसे उनको कपड़े दें, उनके कपड़े की खाने की व्यवस्था कैसे की जाए, अल्टीमेटली एग्रोनॉमिस्ट ये करता है। तो अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में आप यही करेंगे कि इतने बड़े पॉपुलेशन को, इतने बड़े देश को कैसे कैसे हम भोजन की उपलब्धता कराएं जहां जनसंख्या इतनी बड़ी है, और कैसे लोगों को रोटी और कपड़े की व्यवस्था कर पाएं। तो ये होता है एग्रोनॉमिस्ट का रोल। अब ही डेवलप्ड इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक फील्ड प्रिपरेशन मेथड फॉर सोइंग क्रॉप इन डिफरेंट सीजन। वो डिफरेंट सीजन में क्रॉप को बोने के डिफरेंट तरीके इजाद करता है, नए तरीके लाता है। समझ, जैसे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिल क्रॉपिंग, ये फ्लड रिज फैरो किस मेथड से बुआई करें, उनके बुआई का मेथड, कौन कौन सा क्या क्या करें, इन सब चीज़ों के बारे में हमें एग्रोनॉमिस्ट बताता है। अब देखो अगला क्या है, ही आल्सो इन्वॉल्व, और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, टू सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्रॉप एंड वेराइटीज़। ये हमें बताता है कि कौन सी वेराइटी हम लगाएं और कौन सी क्रॉप लगाएं। जैसे मान लो हमको गन्ना लगाना है अपने खेत में, तो हम गन्ना लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा गन्ना लगाएं ये भी बताएगा। कौन सी फसल लगाओ और उस फसल की कौन सी वैरायटी लगाओ, ये भी हमें एग्रोनॉमिस्ट बताता है। और टू मैच वेरिड सीजन एंड सॉइल, वो सीजन और सॉइल के हिसाब से एग्रोनॉमिस्ट जो होता है वो पहले आपकी सॉइल को देखेगा। इसीलिए कहते हैं कि सॉइल टेस्टिंग कराओ, फिर उसके बाद तो सॉइल टेस्टिंग कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा, एग्रोनॉमिस्ट जान जाएगा कि इसमें कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी। उसके बाद फिर वो इन्वायरमेंट भी देखेगा, वैरायटी देखेगा, इन सब चीज़ को देख के वो एक कंक्लूजन निकालेगा और फार्मर को बता देगा कि आप इस क्रॉप को बो सकते हैं। जैसे जो लाल वाली मृदा है, रेड सॉइल, वहाँ पे ग्राउंड नट की बुआई करी जानी चाहिए। जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे कॉटन की, जो सैंडी सॉइल है वहाँ पे ट्यूबरस क्रॉप की। ट्यूबरस क्रॉप समझ रहे हो, मतलब जो ज़मीन में फड़ते हैं, चाहे वो आलू हो, घुइया हो, शकरकंद हो, समझ पा रहे हो, गाजर हो, चुकंदर हो, ये सब चीज़ों को ट्यूबरस क्रॉप। इन द सेंस ऑफ ट्यूबरस क्रॉप का मतलब ट्यूबर ही केवल होता है, लेकिन हम ये सब भी बता रहे हैं। जैसे जो ज़मीन के नीचे बोते हैं उसको हम सैंडी सॉइल में ही बोना चाहिए। अगर हम ब्लैक सॉइल में बोएंगे तो ब्लैक सॉइल में 2 सिंचाई करने के बाद इतनी टाइट हो जाएगी मिट्टी कि अगर हम उसमें लहसुन बोए रहेंगे तो लहसुन नीचे फैलेगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी इतनी कम्पैक्ट हो जाएगी कि वो नीचे भी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। सैलाइन सॉइल, अगर मिट्टी सैलाइन है तो वहाँ पे हम फिंगर मिलेट की खेती कर सकते हैं। ठीक, इन खरीफ इफ़ वाटर इज सफिशिएंट गो टू राइस। अगर खरीफ सीजन में हमारे पास पानी की पर्याप्त उपलब्धता है तो हम राइस की खेती कर सकते हैं, और वाटर अगर नहीं है तो हम मेज या सोरगम की खेती कर सकते हैं। ये सब हमें कौन बताता है, एग्रोनॉमिस्ट बताता है। अब इन्वॉल्व इफिशिएंट मेथड ऑफ कल्टीवेशन वेदर ब्रॉडकास्टिंग, नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग और डिबलिंग एटसेट्रा प्रोवाइड बेटर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेन रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। कुछ पौधों की ब्रॉडकास्टिंग होती है, कुछ पौधे नर्सरी में पहले ग्रो किए जाते हैं, फिर उनकी ट्रांसप्लांटिंग होती है, कुछ की हम डिबलिंग करके बोते हैं। जैसे गेहूं क्या किया जाता है, डिबलिंग से बोया जाता है। सरसों को ब्रॉडकास्टिंग से बोते हैं, ठीक, या सीड ड्रिल से बोते हैं। और धान को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, आम को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पोटैटो को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो ये सब मेथड भी हमें कौन बताता है, ये हमें एग्रोनॉमिस्ट ही बताता है कि हाँ कौन सी फसल कैसे लगाओ। नहीं तो पता चले जैसे हमें आलू लगाना है, आलू लेके गए, ऐसे ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, जैसे गेहूं बोते हैं वैसे बो दिया, हो गया सत्यानाश आलू का। और हमें कितनी पॉपुलेशन में बोनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जितना गेहूं जैसे हम लगाते हैं 100 किलो तो वैसे 100 किलो केवल डाल दिए। 1 हेक्टेयर में आलू, तो 1 हेक्टेयर में 100 किलो अगर आलू डालोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें हमें एग्रोनॉमिस्ट बताता है। ही हैज़ टू आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाई क्रॉप। ये भी बताता है कि कौन से क्रॉप में कितना न्यूट्रिएंट चाहिए और इनका टाइम कब हो, इनका मेथड ऑफ एप्लीकेशन कब हो। मतलब किसी भी फसल में कितना फर्टिलाइजर दें
कब दें और किस तरीके से दें, ये हमें एग्रोनॉमिस्ट बताता है। एग्जाम्पल के स्वरूप में फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन राइस, ज़्यादा लंबी फसल है तो उसमें 150-60 NPK देना चाहिए। 60 ड्यूरेशन की है तो 120-50 NPK पर हेक्टेयर देना चाहिए, ठीक। और P और K यानी कि PK एंड बेस्ड ऑन N इन 3 स्प्लिट डोजेस, इन सबको हमें 3 बार देना चाहिए। हर क्रॉप में 2 बार या 3 बार देना चाहिए, एक तो बुआई के समय, एक मिल्किंग स्टेज में, और सबका अलग अलग होता है क्रिटिकल स्टेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। वो हम आगे बताएंगे कि किस फसल में कब कब फर्टिलाइजर देना चाहिए और किस फसल में कब कब हमें इरिगेशन देना चाहिए, ये सब हम आगे बताएंगे। तो एग्रोनॉमिस्ट हमें ये सब चीज़ें बताता है। इन नॉर्मल वे में वी कैन से एग्रोनॉमिस्ट हमें सब कुछ बताता है, खेती करने के जितने भी तरीके हैं, उसके फायदे नुकसान, प्रोस कॉन्सेस, ये हमें सब कुछ बताता है। कौन बताता है? एग्रोनॉमिस्ट, वो एक साइंटिस्ट होता है। अब एग्रोनॉमिस्ट मस्ट सेलेक्ट ए बेटर वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिस्ट हमें बताता है कि कौन सा वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस किस क्रॉप में अच्छा है। हम बायो हर्बिसाइड का उपयोग करें या हम केमिकल का उपयोग करें या हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन करके, मतलब निकाई गुड़ाई करके ही वीड को मैनेज कर लें, यह सब हमें एग्रोनॉमिस्ट बताता है। आइदर थ्रो मैकेनिकल और फिजिकल बाय ह्यूमन वर्क, मैंने जैसे कहा कि निकाई गुड़ाई करके, और केमिकल चाहे हर्बिसाइड या वीडिसाइड चाहे 2,4-D डाल के, कल्चरल बाय हैविंग वाइड स्पेसीज एंड में इंक्रीज वीड ग्रोथ बाय यूजिंग इंटर स्पेस क्रॉप्स, वीड आर कंट्रोलिंग इन द इरिगेटेड वीड मैनेजमेंट मेथड आल्सो। तो ये सब हमें कौन बताता है कि कैसे वीड मैनेजमेंट करें, ये हमें एग्रोनॉमिस्ट बताता है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इरिगेशन मेथड, फसल की सिंचाई में कौन सा मेथड यूज करें, कितना सिंचाई दें, सिंचाई का कौन सा समय हो, उसके टाइमिंग कौन हो, और उसकी क्वांटिटी कितनी, मतलब कितना पानी हम दें, यह सब हमें कौन बताता है? एग्रोनॉमिस्ट बताता है। ये क्रॉप के बेसिस पे बी इरिगेटेड, वेदर टू irrigate continually or stop in between, and how much water to be supplied and computed by agronomy science so as to achieve maximum water use efficiency। हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकें तो हमें कितना पानी देना चाहिए, किस मौसम में देना चाहिए, कब देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए, ये सब हमें एग्रोनॉमिस्ट बताता है। क्रॉप प्लानिंग, क्रॉप प्लानिंग में ये भी बताता है कि हम कौन कौन सी क्रॉप लगाएं। जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम एक क्रॉप लगा लिए काम खत्म हो गया, तो वो बताएगा कि पहले आप गेहूं लगाइए, फिर गेहूं काट के आलू लगा दीजिए, आलू काट के आप गन्ना लगा दीजिए, इस तरीके से आपको बताएगा। फिर आप गन्ना जब काटिए तो आप मटर लगा दीजिए। ये सब धीरे धीरे ये आपको तरीके बताता है, ठीक। सुटेबल क्रॉप सीक्वेंस आर डेवलप्ड बाय एग्रोनॉमिस्ट, जैसे व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सीक्वेंस, जैसे राइस पल्सेस, एक बार राइस फिर पल्सेस, ये सब हमें क्रॉप प्लानिंग कौन बताता है? एग्रोनॉमिस्ट बताता है। अब एग्रोनॉमिस्ट आर आल्सो डेवलप्ड द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम फॉर हार्वेस्टिंग, ये हमें बताता है एग्रोनॉमिस्ट कि कौन से मेथड से हम हार्वेस्ट करें और कब हार्वेस्ट करें। गेहूं की हार्वेस्टिंग दूसरे टाइप से होती है, गन्ने की हार्वेस्टिंग दूसरे टाइप से होती है, ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग दूसरे टाइप से होती है, सबकी हार्वेस्टिंग अलग अलग है। तो ये हमें कौन बताता है? एग्रोनॉमिस्ट बताता है, ठीक। अब एग्रोनॉमिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन मेड इन द फार्म मैनेजमेंट, यही मैंने कहा कि जितना भी फार्म मैनेजमेंट में जितने डिसीजन होते हैं उसके लिए एग्रोनॉमिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट टाइप टू क्रॉप टू बी प्रोड्यूस, मतलब कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस किया जाए, कितनी एरिया में प्रोड्यूस किया जाए, मतलब एक फसल को कितनी एरिया में लगाया जाए, होम टू मार्केट, कब और किस तरीके से, हाउ एंड व्हेन, मतलब कब और कैसे इसको बेचा जाए, हाउ एंड व्हेन टू टेक अदर मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से अदर मैनेजमेंट कब और कैसे उपयोग किए जाएं। ऑल द डिसीजन शुड बी मेड इन एप्रोप्रिएट टाइम एंड इफेक्टिवली टू रिड्यूस यूज रिसोर्सेज अवेलेबल, जितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे किया जाए, ये हमें एग्रोनॉमिस्ट ही बताता है।
तो इतना तो आपका हो गया एग्रोनॉमिस्ट। अभी हमने पढ़ा क्या, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है, एग्रोनॉमी है क्या, किस भाषा से बना है, उसकी डिफिनेशन क्या है, एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ हम पढ़ लिए। एग्रोनॉमिस्ट का रोल क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन हम देखते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या होता है? एन एग्रोक्लाइमेटिक जोन is a land unit uniform in respect of climate and length of growing period which is climatically suitable for a certain range of crop and cultivars। ये कह रहा है कि क्लाइमेटिक जो जोन होता है एक यूनिफॉर्म टाइप का क्लाइमेट, लेंथ, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ को मिला के क्या बनता है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी क्रॉप कब हम उगाएं और कौन सी वैरायटी हम कब उगाएं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें एग्रोक्लाइमेटिक जोन से ही पता चलता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। एग्रोक्लाइमेटिक जोन को दो लोगों ने बांटा है, दो लोगों ने इम्पोर्टेंटली बांटा है। वैसे बांटा तो कई लोगों ने है, कुछ अमेरिकन वाला चलता है, कुछ इंडियन वाला चलता है। तो इंडिया में दो तरीके के हैं, एक प्लानिंग कमीशन का है, एक ICR का है। तो हम इन्हीं केवल दोनों का पढ़ेंगे, ठीक, अमेरिकन वाला मेथड हम नहीं पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ने किस तरीके से एग्रोक्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाई किया है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया मेड एन अटेम्प्ट टू डिलिनिएट द कंट्री इनटू डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन बेस्ड ऑन होमोजेनिटी इन रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। रेनफॉल में मतलब कितनी बरसात हो रही है, वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम किस तरीके का है, इस सब के आधार पर प्लानिंग कमीशन ने एग्रोक्लाइमेटिक जोन को बांटा है, ठीक। वहाँ पर वाटर रिसोर्सेस कैसे हैं, इस सब चीज़ के आधार पर प्लानिंग कमीशन ने एग्रोक्लाइमेटिक जोन को बांटा है। इंडिया इज डिवाइडेड 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन को प्लानिंग कमीशन ने कितने भाग में बांटा है, तो उसको 15 भाग में बांटा है। अब देखते हैं वो 15 भाग कौन कौन सा है। सबसे पहला है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ईस्टर्न हिमालयन रीजन, लॉन्ग गैंगटिक प्लेंट, मिडिल गैंगटिक प्लेंट, अपर गैंगटिक प्लेंट, ट्रांस गैंगटिक प्लेंट, ठीक। और ये सब पढ़ लेना, 15 है। ये 15 तरीके से आपको बांट के दिया है प्लानिंग कमीशन ने। इसी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो प्लानिंग कमीशन होता है वो प्लान बनाता है। आगे जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है, इन सब चीज़ में इसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। कौन सी क्रॉप उगाएं, इसके बारे में भी प्लानिंग कमीशन ये सब निश्चय करके फिर स्कीम कोई बनाता है। अब देखो क्लासिफिकेशन बाय ICR। ICR ने किस तरीके से क्लासीफाई किया है। द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वर एडवाइज टू डिवाइड ईच स्टेट इनटू सब जोन। जो स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने एडवाइस किया ICR को कि हर स्टेट को सब जोन में डिवाइड कर दो अंडर ए नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP के तहत। अंडर ICR ने NARP के तहत स्टेट यूनिवर्सिटी के कहने पर हर स्टेट में सब जोन बना दिए बेस्ड ऑन द रेनफॉल पैटर्न। उनके वहाँ पे बरसात होने का कौन सा पैटर्न है, वहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम कैसा है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वहाँ की कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से उसने क्लासीफाई किया है ICR ने। ICR ने 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में क्लासीफाई किया है, 127 में। द जोन ऑफ ईच स्टेट आर गिवन बिलो, ये आगे दिए गए हैं, ये हैं। आंध्र प्रदेश में 7 हैं, आसाम में 6 हैं, बिहार में 6 हैं, गुजरात में 8 हैं, हरियाणा में 2 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, कर्नाटक में 10 हैं, केरला में 8 हैं, मध्य प्रदेश में 12 हैं, राजस्थान में 9 हैं, महाराष्ट्र में 9 हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में 6 हैं, उड़ीसा में 9 हैं, पंजाब में 5 है, तमिलनाडु में 7 हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं और वेस्ट बंगाल में 6 हैं। ये कुल मिला के 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 7 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अब देखिए मध्य प्रदेश में देखिए 12 क्लाइमेटिक जोन है, उत्तर प्रदेश में 10 क्लाइमेटिक जोन है,
तो अगर आपसे कभी पूछे कि ICAR ने सबसे ज़्यादा सब क्लाइमेटिक जोन किस स्टेट में बनाए हैं, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 12 क्लाइमेटिक जोन हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, ये दोनों में 10-10 हैं। उसके बाद 9, 1, 2, 3 जगह पे 9 है। ये सब चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 12 क्लाइमेटिक जोन है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट करें, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।